हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए कराया हूँ इंटरमीडिएट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, हम लोग आज के टेस्ट को शुरू करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अगले वर्ष एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें इन सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। आप लोगों के लिए पहला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। जो भी लोग इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं, यानी कि स्टैट कूलम कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों का बिल्कुल सही है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें कूलम्ब की, तो ये जो होता है ये होता है आवेश का एसआई मात्रक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तब आपको क्या बताना है, तो आपको कूलम्ब बताना है। हम लोग अब ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है बोल्ट। तो जो बोल्ट है यह 3 भौतिक राशि का एसआई मात्रक होता है। इसमें पहला है विभव, विभव के बाद दूसरा में है विभवांतर, और फिर तीसरा नंबर में यहाँ पर है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, तो आप लोग को याद रखना है बोल्ट 3 चीज का ऐसे मात्रक है, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। और एम्पियर के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग को याद रखना है एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट विभव विभवांतर और विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। कूलम्ब जो होता है यह आवेश का एसआई मात्रक होता है, और स्टेट कूलम्ब जो होता है यह आवेश का सीजीएस मात्रक होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अब आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। इसमें आप लोगों को बताना है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। जल्दी से बताइए ABCD में से क्या आप लोगों का सही आंसर लग रहा है। अगर आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1.33 यह पानी का अपवर्तनांक होता है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 1.52 यह किसका अपवर्तनांक है, तो आप लोग को याद रखना है यह क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है। किसका अपवर्तनांक होता है, क्राउन कांच का। कांच कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार क्राउन कांच होता है। तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.52। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, इसमें है 1.65। तो 1.65 यह किसका अपवर्तनांक है, तो यह फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है। इसका अपवर्तनांक फ्लिंट कांच का, ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि 2.42 लिखा हुआ है, यह किसका अपवर्तनांक है, तो 2.42 जो है यह है हीरा का अपवर्तनांक। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। चारों अगर न याद कीजिएगा तो कम से कम पानी का 1.33 और हीरा का 2.42, ये दोनों जरूर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न का आप लोग और आंसर दीजिए। अगर अपवर्तनांक का मात्रक कोई आपसे पूछ ले कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तब आप लोग क्या बताइएगा। तो याद रखना है अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। यह 2 राशियों का अनुपात है, और 2 समान राशियों के अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है निम्न में सबसे कम आघातवर्ध कौन है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट कीजिए। निम्न में सबसे कम आघातवर्ध कौन है, सोना, चांदी, बिस्मथ या फिर पारा। यदि आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही। बिस्मथ जो होता है इसका यह जो होता है सबसे कम आघातवर्ध होता है। यहाँ पर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। जो भी लोग सी कमेंट किए हैं उन सब का बिल्कुल सही है। अब इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक आघातवर्ध कौन है, तो आप लोग को याद रखना है
सबसे अधिक अघातवर्त तत्व कौन है? यह सोना है। तो सबसे अधिक अघातवर्त जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? सोना बताना है। यह सबसे अधिक अघातवर्त तत्व है। चांदी की अगर बात करें तो यह जो है दूसरा सबसे अधिक अघातवर्त तत्व है। तो आप लोग को याद रखना है। 3 प्रश्न यहाँ से हुए। पहला प्रश्न सबसे अधिक अघातवर्त तो सोना, दूसरा सबसे अधिक अघातवर्त तो चांदी, और सबसे कम अघातवर्त तो बिस्मथ। अब यहाँ से कुछ प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस सोना का परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए। बताइए आप लोग, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी लोग इसका आंसर 79 कमेंट कर रहे हैं उन लोग का बिल्कुल सही है। अगर चांदी का परमाणु संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताइएगा? तो चांदी का परमाणु संख्या होता है 47। और बिस्मथ जो है यह नाइट्रोजन परिवार का तत्व है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 83। और लास्ट है पारा बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 80। ये सब जो परमाणु संख्या है जब भी आपको मौका मिले तो आप बोल दीजिए, लिख दीजिए, आपको याद रहेगा। नहीं तो आप बार बार भूलिएगा इसको। तो कभी भी ये सब लिखने का मौका मिले तो लिखिए, रिवीजन कीजिए तो याद रहेगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप लोगों को बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। गॉस, टेस्ला, वेबर या फिर कैंडेला। तो जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का सही है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह टेस्ला होता है। याद रखिएगा, यह चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। अगर गॉस की बात करें तो यह भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है, लेकिन यह सीजीएस मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति में अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जाएगा तो आपको गॉस बताना है, और एसआई पद्धति में पूछा जाएगा तो टेस्ला बताना है। ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी का चर्चा करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वेबर जो है यह किसका मात्रक है, तब क्या बताइएगा? तो वेबर आप लोग को याद रखना है, यह चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह होता है वेबर। और कैंडेला किसका मात्रक है? तो यह है ज्योति तीव्रता का। इसका ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो यह होता है कैंडेला। तो ये सभी प्रश्न आप लोग को याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीएस मात्रक गॉस, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। एक प्रश्न यहाँ से और है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि एक गॉस का मान कितना होता है, तब आप लोग क्या बताइएगा? एक गॉस का जो मान होता है वह होता है 10⁻⁴ टेस्ला। याद रखिएगा, एक गॉस का मान कितना होता है? एक गॉस का मान होता है 10⁻⁴ टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों को देना है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कृत्रिम वर्षा जब होता है, फिल्म वगैरह में जो वर्षा होता है वह कृत्रिम वर्षा होता है, तो उस समय निम्न में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा को कराने में किया जाता है? यदि आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो होता है वह कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ होता है? कृत्रिम वर्षा कराने में। अगर सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है मतदाता के उंगली के निशान करने में। आप अगर वोट कभी गिराने गए होंगे तो उसमें आपके उंगली में एक निशान कर दिया जाता है। तो ये जो निशान होता है यह किसका निशान होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। वह सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है जो आपके नाखून में लगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। सिल्वर ब्रोमाइड से एक प्रश्न पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अब है ऑप्शन नंबर 4 सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का जो प्रयोग होता है यह होता है फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में।
फोटोक्रोमेटिक कांच का जो निर्माण होता है उसमें प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। तो आप लोग को सब याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है मतदाता की उंगली में स्याही लगाने में। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? तो अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही, माइकल फैराडे ने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किया था। आप लोग को पता होना चाहिए कि विद्युत धारा के कुल 3 प्रभाव होते हैं। एक होता है रासायनिक प्रभाव, जिसकी खोज किसने किया? माइकल फैराडे ने। दूसरा होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसे कि हम लोग तापीय प्रभाव भी कहते हैं। तो ये जो ऊष्मीय प्रभाव है इसकी खोज किसने किया था? तो जूल ने किया था। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो जूल ने किया था। और एक होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। तो आप लोग याद रखना है, विद्युत धारा के कुल 3 प्रभाव होते हैं, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। रासायनिक प्रभाव की खोज माइकल फैराडे ने किया, ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया और चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड ने किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को बताना है कि चांदी का निष्कर्षण किससे किया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए, चांदी का जो निष्कर्षण होता है वह किससे होता है? बॉक्साइट से, सिनेबार से, अर्जेंटाइट से या फिर गैलेना से? याद रखना आप लोगों को, चांदी का जो निष्कर्षण होता है वह अर्जेंटाइट से होता है। तो आप लोग याद रखना है, यह चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट, और इसी अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट से किसका निष्कर्षण होता है? तो आप लोग को याद रखना है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बॉक्साइट वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आप लोग को याद रखना है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। अब बात करते हैं सिनेबार की। तो सिनेबार यह किसका अयस्क है? तो यह Hg यानी कि पारा का अयस्क है। तो पारा का निष्कर्षण जब होता है तो वह सिनेबार से होता है। अब है ऑप्शन नंबर डी गैलेना। तो गैलेना किसका अयस्क है? तो यह जो है Pb यानी कि प्लम्बम या फिर सीसा। Pb को ही हम लोग प्लम्बम कहते हैं लैटिन भाषा में, और इसी को हम लोग सीसा के नाम से जानते हैं। तो ये जो गैलेना है यह सीसा नामक धातु का अयस्क है। तो आप लोग को याद रखना है, बॉक्साइट किसका अयस्क हुआ? एल्युमिनियम का। सिनेबार किसका हुआ? पारा का। अर्जेंटाइट चांदी का और गैलेना सीसा का। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। नाभिकीय ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, नाभिकीय ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल या फिर किलोवाट घंटा? क्या होगा इस सवाल का सही आंसर? तो जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का सही है। नाभिकीय ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में EV लिखते हैं। तो आप लोग क्या रखना है, EV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है नाभिकीय ऊर्जा का SI मात्रक। अगर सीधे यहाँ से नाभिकीय हम खत्म कर दें, अगर सीधे आपसे पूछ दिया जाए कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तब क्या होगा आंसर? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। नाभिकीय ऊर्जा का SI मात्रक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीधे ऊर्जा का SI मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है जूल। अगर अर्घ की बात करें तो ये जो अर्घ है यह ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन यह ऊर्जा का CGS मात्रक होता है। याद रखना है आपको, ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? तो यह अर्घ होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक पूछेगा तो जूल, और ऊर्जा का CGS मात्रक पूछेगा तो अर्घ। जबकि ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा का SI मात्रक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, यानी कि किलोवाट घंटा की। तो ये जो किलोवाट घंटा है यह ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन यह विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है। आपको याद रखना है,
विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, किलोवाट घंटा। यह विद्युतीय ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। हम लोग के घर में जो बिजली जलती है उसमें किलोवाट घंटा में ही उसको मापा जाता है, और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछे कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है तो आपको क्या बताना है, 1 kWh यानी कि किलोवाट घंटा। यहाँ से कुछ प्रश्न और है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 जूल। आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही इसका वैल्यू होता है, लेकिन आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो यहाँ कूलम नहीं लिखना है, कूलम की जगह पर जूल लिखना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना हुआ, -1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर आपसे 1 जूल का वैल्यू एग्जाम में पूछ ले तब आपको क्या बताना है, तब आप लोग को याद रखना है 1 जूल का वैल्यू होता है 10⁻7 अर्ग। कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। ये सब बात आप लोग को याद रखना है यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है। याद रखना है, जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं उन लोग का सही है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻15 मीटर होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो डी जो भी लोग कमेंट किए हैं उन लोगों का बिल्कुल सही है। तो ये तो हुआ परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। अगर आपसे परमाणु की त्रिज्या पूछा जाता और यही ऑप्शन होता तब आपका आंसर क्या होता, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है वह होती है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, जबकि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ से 1-2 सवाल का और आप लोग जवाब दीजिए। अगर आपसे पूछ देगा कि ये जो 10⁻⁻10 मीटर है इसके लिए कोई स्पेशल नाम है क्या, तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसे हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का ही वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। जबकि 10⁻⁻15 मीटर जो है इसके लिए भी एक स्पेशल नाम है, इससे हम लोग 1 फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 फर्मी। याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर, जबकि 1 फर्मी का वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कहा जा रहा है कि संपर्क विधि से किसका निर्माण किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपर्क विधि से किसका निर्माण होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का निर्माण जो होता है वह संपर्क विधि से होता है। किस विधि से होता है, संपर्क विधि से। तो जो भी लोग बी जवाब दिए हैं उन लोगों का बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका निर्माण किस विधि से होता है, संपर्क विधि से। इसे इंग्लिश में हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस या फिर कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है वह किस विधि से होता है, तब आप लोगों को याद रखना है नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है वह होता है ओस्टवाल्ड विधि से। किस विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से। अगर आप जल्दी से कमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप मन में रिवीजन कर लीजिएगा, बोल लीजिएगा। जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो टीचर आपसे सवाल पूछते होंगे तो आप उसमें जवाब देते होंगे, बोलते होंगे, उसी तरह से मोबाइल भी आपके हाथ में है और आप बोला कीजिए वहीं पे। वहाँ पर शर्म करने की कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई में शर्म नहीं किया जाता है। आप कोई खराब बात थोड़े बोलते हैं जो आप शर्म कीजिएगा। तो आप अगर वहाँ जल्दी से कमेंट जिसका नहीं कर पाइएगा उसको बोल लीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा, नींद नहीं आएगी और आप अधिक से अधिक टाइम तक पढ़ पाइएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस विधि से हुआ, ओस्टवाल्ड विधि से। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से।
अमोनिया, यह सवाल भी पूछा जाता है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है। 2013 में यह सवाल पूछा गया था कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है। तो आप लोग को याद रखना है, अमोनिया का निर्माण जो होता है वह होता है हैबर विधि से। किस विधि से होता है? हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम का निर्माण किस विधि से होता है? तो सोडियम का जो निर्माण होता है वह होता है डाउन विधि से। कौन विधि से? डाउन विधि से। और इसी डाउन विधि, एक तो डाउन विधि हुआ, इसके लिए आपको एक और याद रखना है, सोडियम का जो निर्माण होता है एक हुआ डाउन विधि और दूसरा इसमें होता है कास्टनर विधि। कौन सी विधि? कास्टनर विधि। तो सोडियम के निर्माण के लिए दो विधि मैंने आपको बताया, एक बताया डाउन विधि और दूसरा कास्टनर विधि। अमोनिया के निर्माण के लिए हैबर विधि बताया। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि अमोनिया का निर्माण एक और कोई विधि से किया जाता है। ये आप लोगों के लिए कमेंट वर्क है, कमेंट में करके बताइए कि वह दूसरी विधि कौन सी है जिससे अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 प्रश्न बनाने में आप लोगों को मजा आया होगा। तो फिर हम लोग अगले टेस्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।